विश्लेषण पृथ्वी के वायुमंडल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसका नाम है, एक तो हो गया क्षोभमंडल, दूसरा होगा स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरा होगा मेसोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक? 10 से 50 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं नेट में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह क्षेत्र थोड़ा तीखी महक हल्के नीले रंग की ओजोन गैस के केंद्रित होता है। यानी इसमें क्या होती है? तीखी हल्की हल्की सी इसकी महक होती है, हल्की तीखी होती है, और नीले रंग इसका हल्का नीला रंग होता है, जो कि ओजोन गैस का केंद्रित है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 वाले अणुओं से बनी है। किससे बनी है ओजोन गैस? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। ओजोन परत समताप मंडल में हानिकारक और पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के लिए कुशल फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यानी एक फिल्टर के रूप में ओजोन परत जो कार्य करती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करते, समताप मंडल पर आने से इन्हें रोकती है, और वहाँ पे जो आवश्यक जो किरणें हैं उनको हमारी पृथ्वी पर भेज देती है और बाकी को ऊपर ही रोक लेती है। ओजोन वातावरण में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न और नष्ट हो जाती है, और हाल ही में जब यह एक अच्छी तरह से संतुलित परिणत हुआ है। ओजोन का गठन तब होता है जब ऑक्सीजन अणु 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के साथ में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं। कब होता है इसका जो ओजोन का निर्माण कब होता है? जबकि ऑक्सीजन के अणु 240 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के साथ में विकिरण को अपने में अंदर में ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो नष्ट हो जाते हैं। तब यह 290 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य के साथ में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, और जो हानिकारक किरणें हैं उनको आने से रोकती हैं। ओजोन क्षरण प्रक्रिया, ओजोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील करती है, ये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करती है, और मानव निर्मित क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों द्वारा आसानी से टूट जाती है। यानी ये जो ओजोन है ये काफ़ी प्रतिक्रियाशील गैस होती है, और क्या है, मानव निर्मित जो क्लोरीन और ब्रोमीन है इसके इन यौगिकों के द्वारा ये आसानी से टूट जाती है। इन यौगिकों को ओजोन परत की अधिकांश कमी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पाया गया है। मतलब ओजोन की जो छेद हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक। ओजोन रिक्तीकरण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब CFC और अन्य ओजोन घटाने वाले पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जो ओजोन में छेद होता है वो कब होता है? जब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ पे यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, एसीज वगैरह में, ये फ्रिज में और एसी में ये गैस यूज़ होती है। और क्या है, जो दूसरे ओजोन घटाने वाले पदार्थ है ODS, ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं, बढ़ते हैं। हवाएं कुशलता से मिश्रण करते हैं और समान रूप से ODS को क्षोभमंडल में वितरित कर देती है। ये ODS यौगिक बारिश में नहीं घुलते, क्या है, बारिश के साथ में नहीं घुलते, और क्या कर देते हैं? बेहद स्थिर होते हैं, और इनका जीवन काल लंबा होता है, और ये क्या, धीरे धीरे ओजोन में छेद करने लगते हैं, ओजोन को तोड़ने लगते हैं। इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर पौधे और पशु जीवन के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। क्यों है फायदेमंद ओजोन गैस हमारे लिए? क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको हमारे पास आने से रोकती है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, स्किन की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां। तो ये किसके लिए? पौधों के लिए, पशु जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो सूरज के विकिरण के खतरनाक हिस्से को छान देती है और केवल लाभदायक भाग को ही पृथ्वी तक पहुंचने देते। जितना जरूरी है उतना ही हमारी पृथ्वी तक आ पहुंचता है। अगर सारी किरणें आ जाएंगी तो क्या होगा? इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि जो पेड़ पौधे ना तो वो हो पाएंगे, ना पशु रह पाएंगे, ना मानव जीवन रह पाएगा, तो कोई भी क्रियाकलाप इस पर पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाएगा। तो किस वजह से संभव हो पा रहा? हम किस वजह से रह पा रहे हैं? ओजोन की वजह से रह पा रहे हैं। इस वर्ष किसी भी गड़बड़ी या कमी के परिणाम स्वरूप हानिकारक विकिरण की वृद्धि से पृथ्वी की सतह तक खतरनाक परिणाम पहुंचेंगे। अब देखते हैं हम ओजोन परत की कमी के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। सौर यूवी यानी सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो बढ़ते प्रवेश से आंखों के रोगों, उनसे क्या क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा आंखों के रोग हो रहे हैं, त्वचा कैंसर और संक्रामक रोग
ये सबसे ज़्यादा इसके संभावित खतरे हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर भी ये उच्च प्रभाव पड़ने की इसकी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है स्थलीय पौधों पर क्या प्रभाव है। यह पौधों के समुदाय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों के रूप, द्वितीयक, चयापचय आदि में परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो पौधे वगैरह होते हैं वो सूर्य की रोशनी में तो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश रहेगा और जो खराब अल्ट्रावायलेट किरणें वो आएंगी तो क्या है, पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। तो इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय और उपग्रहों में विकिरण के उच्च स्तर से जो टन के वितरण को प्रभावित हो सकता है, जो जलीय खाद्य जालों की नींव बनाते हैं। यह किस किस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। मछली हो गई, झींगा मछली, केकड़े, उभयचर और अन्य जानवरों के शुरुआती विकास चरणों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे गंभीर प्रभाव प्रजनन क्षमता और बिगड़ा हुआ लार्वा विकास कम हो रहा है। नेक्स्ट है जैव भू रासायनिक चक्रों पर क्या प्रभाव हो रहा है इसका, ओजोन परत की कमी के। तो है सौर यूवी विकिरण में वृद्धि स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्रों के प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार ग्रीन हाउस और महत्वपूर्ण गैसों के दोनों स्रोतों और डूब को बदल सकती है। तो किसको जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बोनिल सल्फाइड हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित कर रही हैं। वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की कमी और यूवी विकिरण की बढ़ती पैठ के परिणाम स्वरूप ट्रेसोस्फीयर की रासायनिक क्रियाशीलता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख ट्रेस गैसों की उच्च फोटो पृथक्करण दर होती है, जो कि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा गंभीर खतरे में है। तो ये तो हो गया ओजोन से संबंधित समस्या। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पिछली 1 से 2 शताब्दियों में पृथ्वी के सतह के पास औसत वायु तापमान बढ़ने की घटना क्या है। जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है पिछली 2 शताब्दियों से, तो ये उसकी औसत बढ़ने की घटना को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, यही घटना क्या कही जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। 20वीं शताब्दी के बाद जलवायु वैज्ञानिकों ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं जैसे कि तापमान, वर्षा और तूफान और जलवायु पर संबंधित प्रभाव के विस्तृत अवलोकन एकत्रित किए थे। ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनमें सबसे प्रमुख कौन की, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही सबसे प्रमुख गैस कौन सी, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड। भले ही बहुत कम मात्रा में बाहर निकलते हो, इसके अलावा CFC का ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी CFC भी गैस है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे अधिक रोकने वाले ग्रीन हाउस गैसों में 2 प्रमुख मानव जनित स्रोत हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोराइड युक्त गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों के साथ सूर्य की ऊर्जा के संपर्क के कारण होता है। ये जो गैसें होती है सूर्य की ऊर्जा के साथ में क्रिया करती हैं और क्या है, सूर्य जो पृथ्वी का तापमान उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। अब देखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो समुद्र के स्तर में सामान्य तौर पर जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। सबसे जो पहले होता है वो समुद्र में होता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो और नेक्स्ट है भोजन की कमी और भूख जल संसाधन दुनिया भर में वर्षा और वाष्पीकरण पैटर्न के परिवर्तन के रूप में प्रभावित होंगे। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, यानी जो कृषि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। भोजन की कमी आ जाएगी क्योंकि उचित जो फसल है उनको उचित तापमान, जो उचित से ज़्यादा तापमान मिलेगा तो क्या है, फसलें जलकर राख हो जाएंगी। खाद्य सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में भोजन की कमी और भूख का अनुभव होने की संभावना है। जैव विविधता का नुकसान पृथ्वी पर जीवन की विविधता और इसकी जैविक विविधता को संदर्भित करता है। यानी जो पृथ्वी पर जैव विविधता है उसको भी यह ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। पौधों जैसे कि
पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों, इनकी संख्या, इनकी प्रजातियों में जीन की भारी विविधता, ग्रह पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि रेगिस्तान, वर्षावन और प्रवाल भित्तियां सभी एक जैविक विविधता वाले पृथ्वी का हिस्सा है। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के दौरान इन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और फ्यूचर में हो भी सकता है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जैव विविधता वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाती है, जहाँ प्रत्येक प्रजाति चाहे कितनी भी छोटी हो, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाती है। चाहे कोई प्रजाति कितनी ही छोटी क्यों ना हो, सभी की अपनी अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाने और ठीक करने की क्षमता रखने में सक्षम बनाती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें क्या है, अब ये कुछ प्रमुख डेट्स हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखना कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले जनवरी में कौन कौन से दिवस है प्रमुख? राष्ट्रीय विज्ञान एवं कथा दिवस। क्या है, मतलब नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? वो 26 जनवरी। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये मत लिखना आप। नेक्स्ट है विश्व हंसी दिवस, यानी वर्ल्ड लाफिंग डे। तो ये कब होता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है हमारे देश में? राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को। और ये किन की याद में मनाया जाता है? ये है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी में कौन सा आता है? फरवरी में आता है विश्व कैंसर दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अब मार्च से संबंधित कौन कौन से दिवस हैं? तो सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस। ये कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वुमन डे, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व नींद दिवस ये 17 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन, यानी खुशी दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस डे, वो है 20 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये 21 मार्च को। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस दक्षिण अफ्रीका का, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब अप्रैल से संबंधित कौन कौन से दिवस है? सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है विश्व हेमोफीलिया दिवस, ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस, यानी अर्थ डे, कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल। मई में कौन कौन से? विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? मई का पहला रविवार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस वो कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस ये 6 मई को। परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मई। पौधा संरक्षण दिवस 18 मई। जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई। नेक्स्ट है विश्व ओरिएंटेरिंग दिवस, ये 24 मई। और विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 21 मई। और नेक्स्ट है स्मृति दिवस, मई का अंतिम सोमवार। अब देखते हैं जून में कौन कौन से डेज आते हैं। नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे यूएस का, तो ये कब होता है? जून का पहला रविवार होता है, जब नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोनट दिवस यूएस का, जून के पहले शुक्रवार को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे 5 जून को। विश्व महासागरीय दिवस ये 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? जून 14 को। और युवा दिवस दक्षिण अफ्रीका का 16 जून को। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी 21 जून। तो ये तीनों कब मनाए जाते हैं? 21 जून को मनाए जाते हैं। तो आप इन तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भेड़ दिवस वो 25 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को।
अब जुलाई के देखते हैं हम कौन कौन से स्पेशल दिन है। इसमें है सबसे पहले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में, यानी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल डे कौन सा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। नेक्स्ट है अगस्त के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाता है 9 अगस्त को। वैसे जो वर्ल्ड वुमेंस डे है वो होता है 8 मार्च को। तो ये दक्षिण अफ्रीका का, इतना थोड़ा सा अंतर याद रखना आप इसका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, और जो हमारे भारत का वो होता है 12 जनवरी को। मतलब वर्ल्ड के लिए तो ये 12 अगस्त हो गया, और जो हमारे इंडिया का है वो 12 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और विश्व अंगदान दिवस, ये दोनों एक साथ में मनाए जाते हैं। और कब, 13 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत अक्षय ऊर्जा दिवस, ये कब है, 20 अगस्त को। अब देखते सितंबर के कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। गगनचुंबी दिवस 3 सितंबर को। कब मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस, 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अब अक्टूबर के कौन कौन से डेज स्पेशल। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर का दूसरा गुरुवार, जब अक्टूबर का दूसरा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आता है, थर्सडे, तब विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक अक्टूबर में। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। और विश्व शाकाहारी दिवस ये भी 1 अक्टूबर। तो ये तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस, ये 4 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये है 15 अक्टूबर। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। इंटरसेक्स जागरूकता दिवस 26 अक्टूबर। और नवंबर में कौन कौन से आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर, मतलब हमारे देश में ही होता है ये इंडिया में होता है। बाल दिवस जो होता है, चिल्ड्रंस डे, भारत में ही होता है। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। कब मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये 26 नवंबर। अब देखते हैं दिसंबर के कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहले है विश्व एड्स दिवस। क्या है, विश्व एड्स दिवस, ये है 1 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है विश्व मृदा दिवस, यह है 5 दिसंबर। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। नेक्स्ट बहरीन राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, वो है 15 दिसंबर। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण दिन हो गए। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बताया था मैंने, किससे। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी ओजोन की कमी से, या फिर ऑप्शन सी खतरनाक अपशिष्ट से, या ऑप्शन डी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जैव विविधता से। तो ये नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है, यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है उसका मापक क्या नहीं है। ऑप्शन ए साक्षरता दर, ये भी। ऑप्शन बी सकल नामांकन। ऑप्शन सी लिंगानुपात। और ऑप्शन डी जीवन प्रत्याशा। मतलब ये 3 होता है, बस ये ऑप्शन सी नहीं है, लिंग अनुपात। इसके आधार पर मानव विकास को नहीं नापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है ओजोन रिक्तीकरण से। ऑप्शन बी खतरनाक अपशिष्ट। ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से। किससे, जलवायु परिवर्तन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन बी ठीक कण पदार्थ, ये ठोस होगा यहाँ पर, क्या ठोस कण पदार्थ, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग किन देशों में अधिकतम है? कौन सा देश है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी भारत। तो सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? प्रति व्यक्ति जो अधिकतम है वो यूरोपीय संघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए योजना बना रही। कितनी क्षमता बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए है 175 गीगावाट, या ऑप्शन बी 200 गीगावाट, ऑप्शन सी 250 गीगावाट, या ऑप्शन डी 350 गीगावाट। तो वो कितनी योजना बना रही है भारत सरकार? जो वो 350 गीगावाट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है। कब तक ये प्राप्त करने सतत विकास लक्ष्य है? कब तक इनके जो टाइम है वो कितना है? ऑप्शन ए है 2022 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, या ऑप्शन डी 2050 तक। तो इसका सही आंसर होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, 2030 तक। जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है वो 2030 तक हमें प्राप्त करने होंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक बायोमास में बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? 5 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट, या 10 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा 10 मेगावाट। तो यानी भारत सरकार ने बायोमास से 2022 तक 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का उद्देश्य वर्ष 2010 से 19 के दौरान वर्ष 2009 में 19 में पनबिजली मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। कितने प्रतिशत मौतों की संख्या कम करना है? वो है ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 80%। तो इसको कितने कम कर सकता है वो? ऑप्शन बी 50% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC को चरणबद्ध करने पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कहाँ पर किए गए थे? ऑप्शन ए है रवांडा, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है अल्जीरिया। तो इसमें सही आंसर क्या है? रवांडा। यहाँ पर ही HFC को चरणबद्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कहाँ पर? रवांडा में, रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2022 तक लघु जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 1 गीगावाट, ऑप्शन बी 5 गीगावाट, ऑप्शन सी 10 रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण होता है जिसमें वनस्पति और पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो पाता। यानी कि ये सरकार के द्वारा कुछ रिजर्व क्षेत्र होते हैं, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि वनस्पति और पशु जीवन आराम से बिना किसी रक्षक साधन के अपना जीवन संभव कर पाते हैं, बिना किसी बाधा के अपना जीवन संभव कर पाते हैं। अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार ने सन 2017 में, कब? 2017 में 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया। यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए भारत सरकार द्वारा। कब? 2017 में, जो कि प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं? कुछ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और कुछ पशु सदी के क्षेत्र होते हैं, और अक्सर बफर जोन के साथ एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क या संरक्षण इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आधी पार्क होता, बल्कि कभी कभी एक से भी ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क इसमें संरक्षित होते हैं, जो कि
कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए खुले होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ही बंद होते हैं, कुछ गतिविधियों को, कुछ आर्थिक गतिविधियों को इनमें अनुमति मिली होती है और वो भी कुछ शर्तों के साथ में। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी होती है, जैसे कि शिकार नहीं कर सकते, कोई वनस्पति का मतलब काट नहीं सकते, इस तरह की चीज़ों का। तो इसमें क्या होता है, संरक्षण ना केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जीवों को ही दिया जाता है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ वनस्पतियों को, कुछ जीवों को ही इसमें संरक्षण दिया जाता है, बल्कि कुछ मानव समुदाय भी है जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और इन उनके जीवन के तरीकों को आबाद करते हैं। यानी कि उनका अलग अपना तरीका होता है, जीवन जीने का उनका अलग अपना तरीका होता है, जो इनको भी संरक्षित करता है। क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा जानवरों को यहाँ संरक्षित किया जाता है, जो भी जानवर वगैरह होते हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ भारतीय प्राकृतिक स्थल है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्थान हैं जिनको कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से देखना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये असम में। कहाँ पर? असम में। और इसको कब प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया? इसे किया गया 1985 में। और इसका एरिया है इतना, इसका एरिया है, इतने एरिया में फैला हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान पे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसे कब घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल? इसे किया गया था इसको भी 1985 में, 1985 में। इसके बाद तीसरा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ, क्या है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और कहाँ पर स्थित है? असम में। और इसे कब घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल? इसे भी 1985 में, 1985 में इसे घोषित किया गया। इसके अलावा है फोर्थ है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। और इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1982 में। इसके अलावा है पांचवा है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और इसे कब घोषित किया गया था? इसे 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो ये इन 5 राज्यों में स्थित है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और इसको कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा? वो 2012 में। ठीक है, 2012 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसके अलावा आपका है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इसे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसे कब घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल? इसे 2014 में, यानी 2014 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो किसी भी स्थल को यूनेस्को ही विश्व धरोहर स्थल घोषित करते हैं। यूनेस्को एक संस्था है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान? तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वन्य जीवों और जैव विविधता की बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित है। यानी कि ये किस लिए है? किस लिए कार्य करता है? यह वन्य जीवों और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए सख्ती से कार्य करता है और सख्ती से उन्हें आरक्षित करता है। और जहां पर विकास वानिकी, क्या है? एक सेकंड, अरे हाँ, तो विकास वानिकी अवैध शिकार और खेती करने पर चरने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? ये जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यहाँ पर कोई भी विकास संबंधी कार्य नहीं कर सकते, वानिकी नहीं कर सकते, यहाँ पर अवैध शिकार नहीं किया जा सकता और खेती नहीं कर सकते। तो इन गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति नहीं है राष्ट्रीय उद्यानों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव होते हैं और जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, जिनमें इन जो गतिविधियाँ, ये जो गतिविधियाँ विकास वानिकी अवैध शिकार और खेती से इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इन गतिविधियों पर इन क्षेत्रों में रोक लगी हुई होती है।
इन पार्कों में निजी स्वामित्व के अधिकार की भी अनुमति नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्क होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कोई भी किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं होता। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो उनकी सीमाएं अच्छी तरह से चिन्हित और परिचालित होती है। इनकी सीमाएं बना दी जाती है वो, जो कि अच्छे से चिन्हित होती है और परिचालित होती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए रोक होती है। वे आमतौर पर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए छोटे भंडार होते हैं। क्या ज़्यादातर ये क्या 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए भंडार होते हैं। और 500 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान में एकल पुष्प या पशु प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। वर्तमान समय में यानी 2017 तक 166 यानी 166 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 166। ये 2017 का आंकड़ा बता रहा है कि भारत में इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 166 इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये होते हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइगर रिजर्व क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और क्या हो रहा है, हमारा जो नेशनल एनिमल है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। क्या किया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। किस लिए? बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए। ठीक है, जिससे मतलब ये जो बाघ थे, टाइगर थे, इनकी जो संख्या वो लगातार घट रही थी, तो इनको बचाने के लिए एक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था, 1973 से 2016 में 9 भंडार से शुरू होकर यह संख्या 50 तक बढ़ जाती है। उस टाइम पे जब ये शुरू किया गया था तो ये संख्या 9 थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, ये 50 तक बढ़ गई। इन परियोजनाओं जैसे कि बाघ क्षेत्र कुल 71,027.10 किलोमीटर 2 क्षेत्र को कवर किया गया। ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व इसमें है। वर्तमान समय में यानी 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 50 बाघ अभ्यारण्य है। स्टार्टिंग में कितने थे जब शुरू किए गए थे? ये 9 थे। ओके, स्टार्टिंग में 9 थे और बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, आज के टाइम में 50 है इस समय। तो बाघ अभ्यारण्य है भारत के उसमें। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, जैव आवर्धन का अर्थ है किसकी वृद्धि में? ऑप्शन ए है जीवित जीवों की प्रदूषक की एकाग्रता में, या ऑप्शन बी प्रजातियों की संख्या में, ऑप्शन सी है जीवित जीवों का आकार, या ऑप्शन डी बायोमास। तो जैव आवर्धन का क्या मतलब होता? जीवित जीवों की प्रदूषक की एकाग्रता में। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस द्विअर्थी भंडार के पास यूनेस्को की मान्यता है? मतलब इनमें से कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इनमें से हैं, ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी कंचनजंगा। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मिलेनियम लक्ष्य क्या है, इन्हें अपनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इन्हें कब और कहां पर अपनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सन 2000 में न्यूयॉर्क में, कहां पर? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में UNO की बैठक हुई थी। ओके, जिसमें कि विकास संबंधी 8 लक्ष्यों को अपनाया गया और बाद में इन्हें ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा से उत्पन्न हुए थे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद में ये उत्पन्न हुए थे। और इसकी घोषणा कब हुई थी? अभी बताया मैंने, सन 2000 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। तो इसके बाद में विकास संबंधी 8 लक्ष्य थे जिन्हें कि अपनाया गया। घोषणा में यह कहा गया कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, जीने का एक बुनियादी मानक जिसमें कि भूख और हिंसा से स्वतंत्रता शामिल है, और सहिष्णुता और एकजुटता को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की गरिमा होती है, इसलिए उन्हें
प्रत्येक प्रकार का तो अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जैसे कि समानता का हो गया, और उनके लिए जीने के लिए क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, कम से कम उनकी प्राप्ति होनी चाहिए, जिसमें कि उन्हें भूख से और हिंसा से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अलावा वो सहिष्णुता और एकजुटता के साथ में प्रत्येक कार्य करें। तो इसमें ये कहा गया था। इसके बाद में आता है घोषणा में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एमडीजी ने गरीबी में कमी के लिए ठोस लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए। यानी कि इस घोषणा के बाद में यह निर्धारित किया गया कि न्यूनतम कितनी गरीबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा, उस सीमा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और इसके लिए कुछ ठोस लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए गए, कुछ मापक तैयार किए गए, ताकि उनसे ज़्यादा कोई भी गरीब ना हो। इसके अलावा जो वहाँ के उस टाइम पे महासचिव थे, उन्होंने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम लोग 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए वर्ष 2000 के मिलेनियम सम्मेलन की तैयारी वर्ष के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र थे। यानी 2000 में इसकी घोषणा की गई थी, और जिसके कितने केंद्र थे, कितने इसके लक्ष्य थे, वो थे 8 थे। तो ये महासचिव की रिपोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट है, सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद में 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 2000 में। ओके, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य उस समय, यानी जो सन 2000 में कितने सदस्य थे उस टाइम पे? 191 सदस्य थे, 191 सदस्य थे। अब तो इसकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है। उस टाइम पे थे 191, कब? 2000 में। तो उस समय जब उसके इतने सदस्य थे तो सभी ने मिलकर, और कम से कम इसके अलावा 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक साथ में मिलकर इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्रतिबद्ध किया था, इनको स्वीकारा था उस टाइम पे। किस प्रकार से? आपस में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्हें अपनाया गया था। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मिलेनियम विकास लक्ष्य हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला लक्ष्य है अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना। यानी कि संपूर्ण विश्व में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो और भूखा ना हो कि वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ना कर पाए। तो ये तो हो गया पहला लक्ष्य था ये मिलेनियम विकास लक्ष्य में। दूसरा लक्ष्य था लक्ष्य का उन्मूलन करना, और क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक हासिल करना शिक्षा लक्ष्य। यानी कि जो दूसरा था वो था शिक्षा का एक प्राथमिक स्तर जो उनको प्राप्त करना, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। सभी को सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या लक्ष्य था? ये था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। क्या है? सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, ये दूसरा होगा। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा लक्ष्य क्या था मिलेनियम गोल्स में? तीसरा था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ये इसका तीसरा लक्ष्य था। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना मिलेनियम गोल्स के कौन से लक्ष्य में शामिल है। तो ये थर्ड है। तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम लैंगिक समानता को खत्म कर सकते हैं। सभी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, वो मतलब मैन हो, वुमन हो, बॉय हो, गर्ल हो, ठीक है, तो हम सभी को समान रूप से एक मानेंगे, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने पर जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को एम्पावर करना है, ताकि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सके। तो ये आपका होगा तीसरा लक्ष्य। अब हम देखते हैं चौथा लक्ष्य कौन सा? फोर्थ, तो बाल मृत्यु दर में कमी करना। क्या था? बाल मृत्यु दर में कमी करना। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो विकासशील और अविकसित देश थे वहाँ पर बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से वहाँ पर इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वहाँ पे जो बाल मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सके। इसके बाद में पांचवा लक्ष्य है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। क्या था? मातृ स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि जो माताएं होती थी उनका स्वास्थ्य उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, तो उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार किया जाए। डिलीवरी के बाद में क्या क्या मानक थे, ताकि उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके, उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। क्योंकि जब एक माता स्वस्थ होगी तो उसकी संतान अपना आप ही काफ़ी स्वस्थ होगी, जो कि देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है।
नेक्स्ट था यानी छठवां, ये था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करें। तो इसमें क्या दिया गया था, यानी कि जो HIV एड्स फैल रहा था, मलेरिया और अन्य बीमारियों से किस प्रकार से विश्व को छुटकारा दिलाया जा सके, विश्व कैसे इन बीमारियों से दूर हो जाए। तो ये छठा था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि HIV से संबंधित कौन सा मिलेनियम गोल है, तो वो है छठा। तो ये सीरियल वाइज आप लोग लर्न कर लीजिए इन्हें। नेक्स्ट सातवां, यानी कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या था ये, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारी पर्यावरणीय संबंधी सुरक्षा ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, तो ये इस बारे में हमें बताता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आठवां, ये है वैश्विक साझेदारी विकसित करना। क्या है, वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यानी वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न देशों के मध्य किस प्रकार से आपस में साझेदारी हो, उनमें किस प्रकार से व्यापार हो, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किस प्रकार से वो साझेदारी विकसित करें, इस बारे में था ये। तो ये कितना हो गया, आठवां। एक बार हम फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था मिलेनियम गोल्स में अत्यधिक गरीबी और भूख को खत्म करना, अत्यधिक भूखमरी और गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देना। दूसरा था लक्ष्य का उन्मूलन करना और सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी प्राप्त करना। और थर्ड था हमारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी लैंगिक समानता को दूर करके हम किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा बाल मृत्यु दर में कमी करना, मतलब जो बच्चों की जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु को कम करना। और इसके अलावा पांचवा गोल था हमारा मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी जो माता हैं उनके स्वास्थ्य में, उनके हेल्थ में हम किस प्रकार से सुधार कर सकें, ताकि जो माता है जब वो एक बच्चे को जन्म दे तो उनका बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, जो कि देश में विकास के लिए उपयोगी हो। और छठा था हमारा छठवां HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों को मुकाबला करना और इनको विश्व से दूर कर देना, ताकि विश्व इनसे मुक्त हो जाए। इसके अलावा सातवां गोल था हमारा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या था, यानी पर्यावरणीय सततता, यानी पर्यावरण को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते, इस बारे में सुनिश्चित करना चीज़ें को। इसके अलावा आठवां गोल था हमारा वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। ओके, तो ये तो हो गया आपका मिलेनियम गोल्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य। तो चलिए सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं, क्या होते हैं सतत विकास। उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं। तो फ्रेंड्स, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो कि हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। तो यही क्या हमारे सतत विकास लक्ष्य है। अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, इनकी स्वीकार करने की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह। क्या है, 17 वैश्विक लक्ष्य है। और किसके द्वारा, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। मतलब उसके 193 कंट्रीज है जिन्होंने सभी ने इसे मिलकर स्वीकार किया था। कब किया था, 2015 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया, तो इनको 2015 में अपनाया गया। और जो लागू किया गया 2015 में तो इन्हें अपना लिया, लेकिन जब लागू किया गया इन्हें, तो कब लागू किया गया इन्हें, 1 जनवरी 2016 को। तो ये 15 में तो ये लागू हो 15 में तो इन्हें स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 16 में इनको लागू किया गया था। 1 जनवरी 2016 से इनको लागू किया गया था। और इनकी कुल संख्या कितनी है, कितने हैं सतत विकास लक्ष्य, वो है 17। कितने हैं, 17। तो टोटल 17 गोल्स हैं जो कि आपके सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें इसके संकल्प की, तो SDG, यानी शॉर्ट में हम इसे SDG बोलते हैं, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का हिस्सा है। किसका हिस्सा, ये राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का हिस्सा है। क्या है इसका मतलब, हमारी दुनिया को बदलना, यानी इस समय जो हमारी दुनिया की स्थिति है उसको हमें चेंज करना है। कब तक,
2030 तक। तो इनका संकल्प लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और उसके मेंबर कंट्रीज ने कि हमें 2030 तक संपूर्ण विश्व को बदलना है, अपनी दुनिया को बदलना है। और इसके लिए एजेंडा बनाया गया था, क्या था? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। क्या था? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था। हालांकि कोई भी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों के घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावनाएं हैं। मतलब विभिन्न देशों ने अपनी जो देश की घरेलू व्यय है, आय है, उसमें काफ़ी बदलाव किया है। किस लिए? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में एक करके जानते हैं। आपने थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार कुछ दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से करना आपको ये। सबसे पहला है लक्ष्य 1 है, क्या है? कोई गरीबी नहीं, यानी कि संपूर्ण विश्व से गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना। विश्व भर से गरीबी को सभी रूपों से समाप्त करना, यानी कि विश्व में कहीं कोई भी इंसान गरीब ना हो, हर कोई अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सके। तो सबसे पहला लक्ष्य है कोई भी गरीबी नहीं, यानी गरीबी हटाना पूरी तरह से। दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख, यानी 0 हंगर। क्या है? शून्य भूख। तो ये भी इसका दूसरा लक्ष्य है, यानी अंतिम भूख, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना हो, भूख की समाप्ति करना और खाद्य सुरक्षा, यानी हर किसी को भोजन प्राप्त हो सके और उन्हें बेहतर, सिर्फ भोजन ही प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अच्छे से पोषण भी मिलना चाहिए। इसके अलावा स्थायी कृषि की भी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए खाद्य सुरक्षा रख सके, अपने खाद्य की सुरक्षा कर सके। तो ये तो हो गया दूसरा। क्या है जो दूसरा लक्ष्य? वो है शून्य भूख, यानी 0 हंगर। अब देखते हैं लक्ष्य 3 क्या है? लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य है। क्या है? मतलब जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं विश्व भर में, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका कल्याण हो। और क्या है? स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, यानी हम अपने देशों का, अपने नागरिकों का, सभी देश ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने नागरिकों को अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करेंगे और सभी उम्र के सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में उनके कल्याण को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपका एक तीसरा लक्ष्य है, क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य 4 क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी विश्व में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और क्या है? समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका मौलिक अधिकार होता, प्राकृतिक अधिकार है। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, कि कोई भी हमेशा कुछ भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित उम्र होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? तो उन्हें इस तरह के अवसर प्रदान करना ताकि वो आजीवन सीखना अपना ये जारी रखे। तो ये हो गया आपका 4th, क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और लक्ष्य 5 क्या है? लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता, यानी कि महिला और लड़कियों को सशक्त करना, साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, लड़कियों को, महिलाओं को। और इस तरह से जितना बेटों के लिए सुविधाएं होती उतनी ही बेटियों को भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो इसमें क्या है? सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि प्रत्येक नागरिक को, विश्व में प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल प्राप्त हो और वो स्वच्छता के साथ में अपना जीवन बिता पाए। इस तरह के उनके प्रबंधन की उपलब्धता होनी चाहिए, इस तरह का प्रबंधन होना चाहिए शासन के द्वारा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल मिल सके और उन्हें स्वच्छता मिल सके। और लक्ष्य 7 क्या है? यह सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक उसकी पहुंच होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि जो अमीर वर्ग है वही एनर्जी तक उनकी जो पहुँच हो, बल्कि प्रत्येक नागरिक को, जो हर कोई मतलब जो भी इसमें रह रहा है उसको, सभी को ऊर्जा तक पहुँच, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक उसकी पहुँच होनी चाहिए। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। ये हो गया लक्ष्य 7, क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 क्या है? निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। क्या है? निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। इसका मतलब है सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास। इसके अलावा और क्या है? पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसे पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और वह अपना कोई भी निर्णय, आर्थिक विकास से संबंधित कोई भी निर्णय वो ले सकता है। इस तरह की प्रत्येक नागरिक को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य 9 है। क्या है लक्ष्य 9? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको किस तरह से हम बढ़ावा दें, किस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर सके और वो अपनी आय को ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट लक्ष्य आपका, अगला लक्ष्य 10 क्या है? असमानताओं को कम करना। यानी कि आप देखते होंगे कि देशों के भीतर, विभिन्न देशों के भीतर बहुत ज़्यादा आय में और अन्य उनके जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा असमानता है। विकसित देशों के जो नागरिक हैं वो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनके नागरिकों का जीवन उतना अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से विभिन्न देशों के मध्य उनके बीच में जो आय का स्तर है उसको कम करना। ठीक है, उनकी जो आय की और जो जीवन स्तर के असमानता है उनको कम करना। तो ये आपका लक्ष्य 10 है। क्या है? असमानताओं को कम करना। लक्ष्य 11 क्या है? स्थायी शहर और समुदाय। क्या है? स्थायी शहर और समुदाय। इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण हो, जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आपका लक्ष्य 11 क्या है? स्थायी शहर और उनके लिए समुदाय होने चाहिए, बस्तियां होनी चाहिए जो कि टिकाऊ हो। ऐसा नहीं है कि कभी वो कहाँ पर रह रहे, कभी वो कहाँ पर रह रहे, तो इस तरह वो अगर जगह जगह बदल कर रहेंगे तो वो कैसे अपना विकास कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, लक्ष्य 11 क्या कहता है? स्थायी शहर और समुदाय और इसके अलावा मानव बस्तियां होनी चाहिए। लक्ष्य 12 क्या कहता है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन। क्या है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन होना चाहिए। किस तरह से? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए, निश्चित खपत होनी चाहिए कि आप इतना कर सकते हो। ये तो होगा आपका लक्ष्य 12। क्या है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन। अब लक्ष्य 13 देखते हैं, इसमें क्या है? जलवायु क्रिया, उत्सर्जन और प्रमोशन को विनियमित करके जलवायु परिवर्तन और इसके बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और इसके अलावा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में विकास करना। तो लक्ष्य 13 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो हमारी धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये सब बहुत ज़्यादा हमारी जलवायु आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह की कार्रवाई करना, इस तरह के काम करना जिससे कि हमारी जलवायु फिर से पहले जैसी हो जाए, मतलब अच्छी हो जाए। ये हो गया आपका लक्ष्य 13। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु से संबंधित कौन सा लक्ष्य है? एसडीजी का कौन सा लक्ष्य? तो वो क्या है? लक्ष्य 13। ये है जलवायु से संबंधित, यानी जलवायु को सही करने से संबंधित है। लक्ष्य 14 क्या कहता है कि पानी के नीचे का जीवन सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना। यानी कि जो स्थायी सतत विकास के लिए महासागर होते हैं, समुद्र और समुद्री संसाधन, उनका संरक्षण किस प्रकार से हो और उनका उपयोग किस प्रकार से हो। ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का ही उन पर पूरी तरह से अधिकार हो, बल्कि संपूर्ण विश्व का एक मतलब निश्चित अवधि के लिए निश्चित स्तर तक उनका अधिकार होना चाहिए, ताकि सभी लोग अपना विकास कर पाए। ये क्या है? समुद्र से संबंधित कौन सा लक्ष्य है? ये लक्ष्य 14 यानी लक्ष्य 14।
नेक्स्ट है आपका भूमि पर जीवन स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग को संरक्षित करना, उनको बहाल करना और बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय जो भी प्राणी स्थलीय प्राणी हैं, ठीक है, उनको लिए सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए मतलब जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु, उनके लिए जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए, उनके लिए जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए, मरुस्थलीकरण को रोकना चाहिए और जो भूमि का क्षरण हो रहा है उन चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए, जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, संपूर्ण विश्व को एक साथ में ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया आपका लक्ष्य 15। लक्ष्य 16 क्या कहता है, ये कहता है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। इसका क्या मतलब है लक्ष्य 16 का, कि प्रत्येक नागरिक समाज में पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर उसके ऊपर उसे कोई परेशानी आती है तो वो उसे न्याय मिलना चाहिए सही स्थिति में, सही समय पर, और क्या है वह शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह की कुछ मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए। और क्या है, समावेशी समाज को बढ़ावा मिलना चाहिए। समावेशी समाज का क्या मतलब होता है, जिसमें क्या होता, समावेशी समाज का मतलब जिसमें सभी लोग अपना बराबर से विकास कर पाए, सभी को इतनी छूट होनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर पाए, और न्याय तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा और लास्ट है आपका लक्ष्य 17। ये क्या कहता है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। लक्ष्य 17 तो सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यान्वयन के साधनों को शक्तिशाली बनाना, यानी हमें जितने भी गोल्स अचीव करने हैं उनके लिए एक शक्तिशाली जो संगठन बनाना, इस तरह का कार्य करना ताकि ये हम आसानी से इन्हें प्राप्त कर सके। कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, जो जिनके द्वारा भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वो साधन इतने मजबूत होने चाहिए, इतने शक्तिशाली होने चाहिए ताकि सभी देश उनके साथ में मिलकर एक साथ में कार्य कर सकें। और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना, और सभी देश क्या है आपस में मिलकर एक दूसरे की साझेदारी करके इन सभी गोलों को जो गोल्स हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये तो हो गए आपके सतत विकास लक्ष्य। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म।